पिछले लेक्चर में मैंने भारत के प्राचीनतम सिक्के और सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ प्रकाश डाला था, उसी को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के सिर्फ उन बिंदुओं पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ जो बीपीएससी पीटी के दृष्टिकोण से मुझे लगते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ध्यान रखना है कि कम से कम एक प्रश्न तो सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोगों को आना ही। और ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब नामकरण के बारे में पूछे कि आजकल सबसे अप्रोप्रिएट नामकरण क्या है, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है सिंधु सरस्वती सभ्यता। हालांकि बोलचाल में हम लोग सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करेंगे, ना कि हमेशा सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो थी नगर निर्माण योजना, टाउन प्लानिंग। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन रहे कि सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, यही उत्तर आपको देना है, नगर निर्माण योजना। अब नगर निर्माण योजना की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वो थी जल निकास प्रणाली। ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी नगर निर्माण योजना। और अगर पूछ दे नगर निर्माण योजना की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी, तो वो थी वहां की जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। और नगर निर्माण योजना की दूसरी मुख्य विशेषता यह थी कि सभी नगर बड़े ही सुनियोजित ढंग से बने थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे जो बड़े बड़े नगर थे, वे सुनियोजित रूप से दो भागों में बटे थे। सिर्फ धौलावीरा में हम पाते हैं कि नगर का विभाजन त्रिस्तरीय था, 3 भागों में। अन्यथा सभी में हमें दो दो बस्तियां, 2 प्रकार की बस्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। अब चूंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो इस सभ्यता की आर्थिक विशेषता थी वाणिज्य और व्यापार। नगरीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता वाणिज्य और व्यापार ही होती है। और इन लोग का जो व्यापार था वो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के देशों से, सभ्यताओं से, जैसे मेसोपोटामिया जो आजकल का इराक हुआ, उनके साथ सिंधुवासी व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया के सिक्के और मेसोपोटामिया के कई स्थलों में सिंधु सभ्यता के सिक्के नहीं, मुद्रा, सील। तो मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया के सील और मेसोपोटामिया में मोहनजोदड़ो के बहुत से सील, मुहरे हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इनका व्यापारिक संपर्क फारस से था, यानी आजकल का ईरान। लोथल जो एक बंदरगाह नगर था सिंधु सरस्वती सभ्यता का, और लोथल जहां डॉकयार्ड थे यानी गोदीवारा, तो लोथल में हमें ईरानी सभ्यता या पर्शियन सिविलाइजेशन के मुद्राएं या मुहरे सब मिले। और इसी प्रकार ईरान का एक स्थल है टेपे याहिया, जहां उत्खनन हुआ है टेपे याहिया में, तो वहां से सिंधु सभ्यता से संबंधित मुहरें सब, मुद्राएं सब प्राप्त हुई। इनके समकालीन इजिप्ट की सभ्यता भी थी, लेकिन इजिप्ट के साथ कोई व्यापारिक संपर्क के तथ्य हमें नहीं मिलते हैं। मेसोपोटामिया के साथ तो बहुत ज्यादा है, यहां तक कि मेसोपोटामिया के जो लिखित साक्ष्य सब मिले हैं उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि उनका व्यापार मेलुहा के साथ होता था, और मेलुहा वे लोग सिंधु सभ्यता को कहते हैं। तो व्यापार वाणिज्य तो मुख्य थी ही विशेषता, लेकिन कृषि कार्य से भी सिंधुवासी लोग परिचित थे। सबसे ज्यादा जौ और गेहूं का उत्पादन करते थे। चावल के प्रमाण बहुत कम मिले हैं, लोथल और रंगपुर से ही सिर्फ मिले हैं। जितने भी खाद्यान्न फसल भारत में होते हैं आजकल भी, लगभग सभी के प्रमाण मिलते हैं, सिर्फ एक मरुआ या रागी, या जिसको हम अंग्रेजी में फिंगर मिलेट कहते हैं, उसको छोड़ इसकी जानकारी उन लोगों को नहीं। और फिर भारतीय परिवेश में जितने पशु पाए गए हैं, पालतू पशु खास के, उन सब का प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिलता है। लेकिन सिंधु सभ्यता के जो मुहर सब मिले हैं, जिसमें बहुत से पशुओं की आकृति है,
तो उसमें सबसे ज्यादा एक सिंग वाले पशु, जिसको कुछ लोग कहते हैं राइनोसर्स या गैंडा, उसके सर्वाधिक अंकन है। और भी विविध पशुओं के अंकन हैं, बैल के हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि सिंधु सभ्यता के मुहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है। इसका यह मतलब नहीं कि वे लोग गाय को नहीं जानते थे। गाय की हड्डियां बड़े पैमाने पर मिली है, रिहायशी क्षेत्र से तो गाय से परिचित थे, लेकिन उनके मुहरों पर गाय, सील जो है उस पर गाय की आकृति नहीं है, घोड़ा की आकृति नहीं है मुहरों पर। कुछ लोग अभी तक ये मानते हैं कि घोड़ा से सिंधुवासी परिचित नहीं थे, परंतु ये गलत है। घोड़ा के अवशेष, घोड़ा से संबंधित कई प्रमाण जो हैं वो मिल चुके हैं। और आप ये मान के अब चलिए कि सिंधुवासी घोड़ा से भी परिचित थे, पुरानी धारणा पर अब आपको नहीं जाना। तो पशुपालन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, मिली जुली सभ्यता ये थी सभी से पूरी तरह संपन्न सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो ध्यान आकर्षित करता है विद्वानों का, वो है धार्मिक जीवन। और एक प्रकार की कोई धार्मिक परंपरा हो ऐसा उसमें नहीं मिलता है, विविधताएं मिलती हैं। कुछ लोग यहां तक मानते हैं कि भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत सिंधु सभ्यता से ही हुई, क्योंकि हड़प्पा में प्रस्तर के कुछ खंडित प्रतिमाएं, पत्थर के कुछ खंडित प्रतिमाएं हमें मिलते हैं। और सिंधु सभ्यता में जो मुहरे सब मिले हैं उसमें कुछ ऐसी आकृतियों सबका अंकन है जिसकी पहचान हिंदू धर्म के प्रमुख देवी देवताओं के साथ की जा रही है। जैसे मोहनजोदड़ो से एक सील मिला जिसमें एक योगी नुमा आकृति जो है उसकी पहचान सबसे पहले मार्शल ने रुद्र या शिव या पशुपति के रूप में की थी। और ये धारणा अभी तक है कि वे लोग पशुपति या शिव को जानते थे। इसी प्रकार हड़प्पा से जो मोहर मिले हैं उसमें सिंह के बगल में एक महिला की आकृति, जिसको दुर्गा या आदि शक्ति से लोग संबोधित करते हैं। चान्हुदरों से कुछ ऐसे मुहरे मिले हैं जिससे सप्त मातृका की पूजा वे लोग करते थे, जिनको बोलचाल में शीतला माता कहा जाता है, उसके प्रमाण मिलते हैं। स्वस्तिक मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जो सूर्य पूजा से संबंधित होते हैं। ये लोग प्रकृति पूजक भी थे। कुछ वृक्षों के पूजा के प्रमाण भी मिलते हैं, जिसमें पीपल सबसे महत्वपूर्ण है, पीपल की पूजा। जल की पूजा करते थे प्रकृति पूजा के रूप में। मोहनजोदड़ो में तो एक टैंक मिला है, स्नानागार मिला है, जिसको बहुत से विद्वान जल पूजा से जिसको संबंधित करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर, ईंटों के बने मंदिर, क्योंकि वो लोग ईंटों का, पक्की ईंटों का बहुत प्रयोग करते थे, तो ईंटों के बने मंदिर या पत्थर के बने मंदिर वहां से उपलब्ध नहीं हुए हैं। हालांकि कुछ विद्वान ये दावा करते हैं कि वहां मंदिर संभवतः लकड़ी के बनते होंगे, जैसा आगे भी भारत में बनते रहे, इसलिए उसके अवशेष नहीं। लेकिन समकालीन मेसोपोटामिया में जहां बड़े बड़े मंदिर मिले हैं वैसा यहाँ पर नहीं। धार्मिक रीति रिवाज या सामाजिक रीति रिवाज के अंतर्गत ही मृतक संस्कार की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। और सामान्यतः यह माना जाता है कि वे लोग मृतक को जलाते भी थे, दफनाते भी थे, और इससे ही सांस्कृतिक विविधता के बारे में जानकारी हमें मिलती है। जितने भी नगर हैं सिंधु सभ्यता के मुख्य नगर, उसमें मोहनजोदड़ो को अगर छोड़ दें तो सभी जगह कब्रिस्तान मिले हैं। सिर्फ मोहनजोदड़ो में कोई कब्रिस्तान नहीं मिला। हालांकि मोहनजोदड़ो का नाम होता है मृतकों का टीला, नाम का अर्थ, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन इससे आप ये ना समझें कि वहां कब्रिस्तान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान
नहीं मिला है, अदरवाइज सब क्षेत्र से मिला है। यहाँ तक कि हड़प्पा से तो 2-2 कब्रिस्तान मिले हैं, जिसमें कुछ विद्वान कहते हैं कि एक कब्रिस्तान बाद वाले युग का है। तो ये दफनाने के जो संस्कार होते थे, ये इस बात की पुष्टि करता है कि उन लोगों का पुनर्जन्म में, स्वर्ग में, नरक में, इन सब में आस्था रही होगी। अब चूंकि लिपि नहीं पढ़ी गई है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं सीधे कि वो यज्ञ बलि प्रथा जो बाद में चला हिंदुओं में, ये सब जानते थे, लेकिन पुरातत्व से कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है। जैसे कई स्थलों से अग्नि वेदियां मिले, हवन कुंड जिसको हम लोग कहते हैं, और हवन कुंड के बगल में अस्थियां सब मिली है। तो ये कहा जाता है कि वे लोग जो थे यज्ञ और बलि पूजा, यज्ञ और बलि प्रथा से भी परिचित रहे हों। लेकिन जब तक लिपि का सही ढंग से अध्ययन नहीं हो जाता है, तब तक इस पर बहुत ज्यादा कहना संभव नहीं। अब जैसे सामाजिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन वर्ग पर था आधारित या जाति पर, यह कहना मुश्किल है। उनके सामाजिक जीवन में पुरोहित की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा थी या वैश्य वर्ग की थी, यह कहना मुश्किल है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न तो आमतौर पर पीटी में पूछे ही नहीं जाते हैं, लेकिन पूछे भी जाए तो यहाँ एक अनुमान ही कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो वर्ग आधारित सभ्यता थी। एक अनुमान ही कर सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता चूंकि नगरीय थी, तो वैश्य का बड़ा प्रमुख स्थान रहा होगा। तो मेरे ख्याल से इन सब पर ज्यादा ध्यान आप लोगों को नहीं देना चाहिए। जो बिल्कुल तथ्य है ना, उन्हीं तथ्य पर आपको ध्यान। अब सिंधु सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि एकाएक सभ्यता लुप्त हो गई। उस सभ्यता के अवशेष लंबे काल तक भारत में बने रहे, लगभग 1300-1200 ईसा पूर्व तक उसके अवशेष बने। अब कैसे पतन हुआ सभ्यता का, तो विद्वानों के बीच बहुत मतभेद है इस संदर्भ में। लेकिन आमतौर पर यही माना जाता है कि प्राकृतिक असंतुलन इस सभ्यता के पतन का कारण, और कोई एक कारण से पतन हो गया पूरी सभ्यता का, ऐसी बात नहीं थी। विभिन्न नगरों का पतन अलग अलग कारण से। जैसे हड़प्पा, तो हड़प्पा के पतन के बारे में कहा जाता है कि जल संकट हो गया, क्योंकि नदी जो थी वो मुख्य नगर से काफी दूर भाग गई। दूसरी ओर मोहेंजोदड़ो, चान्होदरो और लोथल, इन तीनों नगरों के अध्ययन के बाद मिलता है कि इनका पतन बाढ़ के कारण हुआ या किसी बड़े जल जमाव के कारण। और कालीबंगा के बारे में बताया जाता है कि जलवायु में बहुत ज्यादा शुष्कता बढ़ जाने के कारण कालीबंगा का पतन हो गया। पतन मतलब हुआ कि लोग वहां से छोड़ के, शहर को छोड़ के चले गए। स्थान का थोड़ा ही पतन होगा, स्थान तो रहेगा ही, वहां लोगों का पलायन कर जाए, ये पतन के रूप में देखा। और नगरों का पतन, ना कि पूरी सभ्यता का पतन, ग्रामीण जगत तो रहा ही। तो सिंधु नगरीय सभ्यता के पतन के एक कारण नहीं था, और कुल मिला के असंतुलन, वही जो है प्राकृतिक असंतुलन, इसके समाप्त हो जाने के कारण माने जा सकते हैं। हालांकि सिंधु सभ्यता कभी भी पूरी तरह खत्म हो गई हो, उसकी मान्यताएं, ऐसी बात नहीं रही। और आजकल तो यह माना जाता है कि हिंदू धर्म जो है उसका आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ, क्योंकि अभी भी हिंदुओं में वैसे रीति रिवाज, वैसी विचारधाराएं, वैसे धर्म, उन देवी देवताओं की पूजा, उन वृक्षों की पूजा के प्रमाण सब मिलते हैं जो सिंधु घाटी के लोग किया। तो बहुत सी बातें हैं सिंधु सभ्यता पर, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं चाहता हूं कि चर्चा करूं। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि वैदिक काल पर कुछ बातें की जाए। वैदिक काल पर कुछ बातें जो है वो, काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना गया है। मैंने अपने पहले लेक्चर में इसकी चर्चा की थी कुछ। और वैदिक काल जो है उन्हें दो भागों में, ऋग्वैदिक काल यानी 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया, जिसमें ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का एकमात्र स्रोत हमारे पास है, वो है ऋग्वेद।
और उत्तर वैदिक काल जो है, उस काल के फिर कई स्रोत हैं, 3 वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्य ग्रंथ हैं इत्यादि। उत्तर वैदिक काल के कुछ पुरातात्विक स्रोत भी मिल जाते हैं, जबकि ऋग वैदिक काल के पुरातात्विक स्रोत बहुत ही कम है। वैदिक काल का कुल मिलाकर के ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से मिलता है, और इन वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। वेद एक हुआ, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक, और चौथा उपनिषद या वेदांत। और ये वेद फिर 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन सब पर चर्चा मैंने पहले लेक्चर में इसकी चर्चा। अब मैं आज ये बताना चाहता हूं सबसे पहले, जो एक बहुत कॉमन प्रश्न है कि वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे। तो इस पर कोई मतभेद नहीं है, और ये पूरी तरह स्पष्ट है कि इसके निर्माता आर्य थे। लेकिन मतभेद यहां पर है कि ये आर्य कौन थे, इनका मूल निवास कहां था, उस पर बहुत से मत है। बहुत पहले मैक्स मूलर ने कहा था कि भारत में आर्य ईरान से आए थे। ये धारणा बड़ी पॉपुलर रही, आज भी पॉपुलर है। जबकि ऑलचिन नाम के विद्वान की धारणा थी कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो था वो दक्षिण पूर्वी रूस था। भारत के ही एक विद्वान और नेता, स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने माना कि आर्य लोग आर्कटिक प्रदेश से भारत आए। जबकि भारत के एक महान विद्वान 1920 के दशक में ही यह बता चुके थे कि आर्य मूलतः भारतीय थे, और वे थे इतिहासकार अविनाश चंद्र दास, केसी दास, इतिहासकार गंगाधर झा। उन लोगों ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया था कि आर्य मूलतः भारतीय थे। और आजकल यही विचारधारा सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि आर्य वस्तुतः विदेश से भारत में नहीं आए हैं, बल्कि वे मूलतः भारतीय। हालांकि इस पर अपने अपने विचार लोगों के हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं एग्जाम में, तो स्वाभाविक है उस पर काफी मतभेद उसके उत्तर पर हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है, विभिन्न आधुनिक रिसर्च के आधार पर, कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो था वो भारत ही था। हालांकि सामान्य ज्ञान के कई पुस्तकों में अभी तक यही माना जाता है कि वे लोग मध्य एशिया से भारत